हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे और बढ़िया बढ़िया से मस्त होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज से अपने एक नए प्रैक्टिस सेट को। तो जैसे कि मैं काफ़ी दिनों से आपसे कह रही थी कि मैं पॉलिटिकल साइंस का यानी आपका नागरिक शास्त्र का भी प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगी, जैसे कि मैं हिस्ट्री का करा रही हूँ। तो हिस्ट्री में आप देख सकते हो अब आपके 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गए हैं और उसमें सिर्फ 7 प्रैक्टिस सेट ही अब बचे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज 1 तारीख है और 1 तारीख से हम अपने जो है ना पॉलिटिकल साइंस का भी प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि उन्हें पॉलिटिकल साइंस का भी प्रैक्टिस सेट चाहिए और मैं खुद भी चाह रही थी, क्योंकि मैं भी पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ रही हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप मेरे साथ साथ मैं पढ़ रही हूँ तो मैं आपको भी प्रैक्टिस सेट करा देती हूँ। तो ये सेम बुक है जिस बुक का हम हिस्ट्री का कर रहे हैं, वैसे ही यूथ कंपटीशन का आपका ये सॉल्व पेपर प्रैक्टिस बुक है। तो मैंने आपको इसका पहले फ्रंट दिखा दिया है, आपको थंबनेल में भी दिख रहा होगा। तो ये हम टीजीटी और एलटी ग्रेड का है आपका सामाजिक विज्ञान नागरिक शास्त्र का। इसमें भी हम 17 सेट्स लगाएंगे। तो आप देख सकते हो इसमें भी सेम है, 2021 का पेपर सॉल्व करेंगे, 16 का, 13 का, 11 का, 10 का, 9 का, 5 का, 4 का, और जो 4 का निरस्त हो गया था वो भी, फिर 3 का, 1 का, 2018 का एलटी ग्रेड भी सॉल्व करेंगे। इसके साथ ही साथ 5 सेट प्रैक्टिस सेट हम अलग से सेट करेंगे। इसमें तो पूरे 17 सेट हमें मिलेंगे, जैसे ही हमारा जैसे हिस्ट्री का है वैसे ही। तो अगर आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो आप वो भी देख सकते हो, और अगर आपका पॉलिटिकल साइंस है तो आप ये भी देख सकते हो। मैं थोड़ी सी जानकारी यहाँ दे देना चाहती हूँ, ये आप देख लो। ठीक है, तो यहाँ थोड़ी सी जानकारी मैं देना चाहती हूँ कि ये वीडियो यानी कि ये क्लास आपकी अभी सुबह का हो रहा है, 8 बज रहा है। तो सुबह 8 बजे आपकी सुबह 8 AM पर कैसे लिख रही हूँ मैं एक सेकेंड, पेन को चेंज कर लेती हूँ, रेड कर लेती हूँ। तो हम सुबह 8 बजे डेली इसको जो है ना 8 AM पर आपकी ये क्लास आएगी पॉलिटी वाली। ठीक है, ठीक है। एक तो मैं हाथ से लिख रही हूँ तो वो बहुत ज़्यादा राइटिंग वैसी हो रही है, थोड़ा पेन अभी मैंने पता नहीं कहाँ इधर उधर हो गया है। तो उसके बाद आपकी 12 बजे, जैसे कि आपको पता है, आपकी एनसीईआरटी की क्लास आती है, जिसमें हम, आपको पता है कि हम क्लास 12th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी कर रहे हैं, जिसमें हम सेकेंड बुक को कर रहे हैं इस समय। ठीक है, वो सेकेंड बुक भी हमारी ऑलमोस्ट फिनिश हो गई है, अब हम थर्ड बुक में पहुंच गए हैं उसमें। ठीक है, और इसके अलावा शाम को 6 बजे, दोपहर को ये 12 बजे वीडियो आता है एनसीईआरटी वाला, तो 12 PM पे आता है। ठीक है, यहाँ लिखना भूल गई। और फिर 6 PM पे यानी कि शाम को 6 बजे आपको हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट मिलता है, सेम ये वाला जो हम अभी पॉलिटी का कर रहे हैं वही हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री में ऑलरेडी हम 10 सेट्स लगा चुके हैं और पॉलिटी का आज का आपसे शुरू हो रहा है। तो आपके दिन में 3 वीडियो आते हैं, पहले 2 आ रहे थे लेकिन अब 3 आएंगे। मैं कैसे भी करके मैनेज कर रही हूँ ताकि आप तक प्रैक्टिस सेट हो पाए, क्योंकि अब सिर्फ 1 मंथ है, ये आज पहला दिन है दिसंबर का, तो बस अब 1 महीना ही मान के चलिए बचा हुआ है तो एग्ज़ाम में। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना है। इसको ख़त्म करने के बाद मैंने नई बुक परचेज़ करी है, खुद से परचेज़ करी है, तो वो उस परचेज़ करी हुई बुक से भी मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगी। वो काफ़ी मोटी बुक है और देखते हैं उसमें कितना हम कवर करवाते हैं। कोशिश तो रहेगी कि मैं पूरा कवर करवा पाऊँ, लेकिन इसको ख़त्म करने के बाद तो जल्दी जल्दी से ये कर लेते हैं। 17 दिन तो इसी में लग जाएंगे, एक दिन में 1 प्रैक्टिस सेट आ रहा है आपका। और अगर आप कहेंगे तो मैं एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट भी करा दूँगी, पर आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बोलना होगा। और बहुत सारे लोग अगर मुझे कमेंट बॉक्स में बोलेंगे कि जल्दी जल्दी प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कराइए, तो मैं एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट भी करा दूंगी। वैसे भी एक प्रैक्टिस सेट में आपके 63 क्वेश्चंस होते हैं, तो हम 63 क्वेश्चंस तो करते हैं एक प्रैक्टिस सेट में। लेकिन अगर आप कहोगे तो मैं 2 करा दूंगी, तो आपके सोचो कितने सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, है ना। आपके एक 120 से ऊपर हो जाएंगे, यानी कि 126 आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे एक क्लास में। तो अगर आप कहोगे तो मैं वैसे भी करा दूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये क्लास। और क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो बाद में फीडबैक दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और हिस्ट्री की क्लास करते रहिए, साथ ही साथ हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट लगाइए और ये भी करिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करें, स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला सेट।
तो ये रहा आपका उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज टीजीटी परीक्षा 2021। तो 2021 का आपका भाग 4 का जो नागरिक शास्त्र है उसका पेपर है ये। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किसने कहा राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है? तो ये कथन है गार्नर का। गार्नर के अनुसार राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। R.N. गिलक्राइस्ट ने कहा है कि राजनीति विज्ञान का राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं से संबंध होता है। डिमॉक के अनुसार राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके यंत्र सरकार से है। नेक्स्ट है, भारत का संविधान मान्यता देता है। तो भारत का संविधान मान्यता देता है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक का। ठीक है, भारत का संविधान अनुच्छेद 29 के तहत धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया है, परंतु भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द परिभाषित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा निम्नलिखित में से किन शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान भी कहा जाता है। इसी संविधान संशोधन के तहत संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। ये निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये आपका वर्णित है अनुच्छेद 20 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किसी भी अभियुक्त या दोषी करार व्यक्ति, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी या कंपनी व परिषद का कानूनी व्यक्ति हो, उसके विरुद्ध मनमाने और अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 20(2) के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने राज्य को एक ऐसा संगठन माना है जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है? तो ये है लास्की। लास्की ने राज्य को एक ऐसा संगठन माना है जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है। राज्य एक प्रादेशिक समाज है जो सरकार और प्रजा में विभाजित है और जो अपने निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में अन्य सभी समुदायों पर सर्वोच्च सत्ता रखता है तथा सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है। तो ये है लास्की। ठीक है, नेक्स्ट है, चूंकि समाज का स्वरूप संघात्मक है इसलिए सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए। तो ये कथन है लास्की का। बहुलवादियों के अनुसार वर्तमान समय में समाज की स्थिति इस प्रकार की है कि अकेला राज्य मानवीय जीवन की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति में असमर्थ है। व्यक्ति अपनी विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामाजिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं आर्थिक अनेक प्रकार के समुदाय बनाता है और मनुष्य के बहुमुखी विकास के लिए ये आवश्यक है कि मानव जीवन के विविध पक्षों से संबंधित समुदायों को राज्य एवं अन्य समुदायों के हस्तक्षेप से स्वतंत्र रहकर कार्य करने का अवसर मिले। लास्की के शब्दों में आवश्यकताओं की दृष्टि से पूर्ण होने के लिए सामाजिक संगठन के ढांचे का स्वरूप संघीय होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं। तो मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए रिट जारी कर सकता है कौन? तो आपका दोनों कोर्ट जारी कर सकते हैं, यानी आपका सुप्रीम कोर्ट और साथ ही साथ में हाई कोर्ट। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32(2) के तहत और उच्च न्यायालय आपका अनुच्छेद 226(1) के तहत रिट जारी कर सकते हैं। ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी 5 रिटें होती हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रक्षा और उत्प्रेषण। संसद अनुच्छेद 32(3) के तहत किसी अन्य न्यायालय को भी इन रिटों को जारी करने का अधिकार दे सकती है। चूंकि अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, केवल उच्चतम एवं उच्च न्यायालय ही रिट जारी कर सकते हैं, कोई अन्य न्यायालय नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक बहुलवादी विचारक नहीं है? तो बहुलवादी विचारक कौन नहीं है? जॉन ऑस्टिन। बहुलवादी विचारक में आते हैं आपके G.D.H. कोल,
ठीक है, बार्कर और लास्की। ठीक है, जॉन ऑस्टिन जो है वो बहुलवादी विचारक नहीं है। जॉन ऑस्टिन 1790 से 1859 तक इंग्लैंड के विधिशास्त्री थे, जिसने 1832 में प्रकाशित अपनी पुस्तक लेक्चरस ऑन ज्यूरिस प्रूडेंस में संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जबकि GDH कोल, ई बार्कर और HJ लास्की बहुलवादी विचारक हैं। आगे बढ़ते हैं। परायेपन की संकल्पना कार्ल मार्क्स ने अपनी किस पुस्तक में दी है? तो परायेपन की संकल्पना कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक द इकोनॉमी एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844 में दी है, 1844 में। तो अलगाव या सिद्धांत या परायेपन की संकल्पना का वर्णन मार्क्स ने अपनी पुस्तक द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844 में किया। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति क्रमशः 4 प्रकार के अलगाव का शिकार होता है: उत्पादित वस्तुओं से अलगाव, प्रकृति से अलगाव, समाज से अलगाव और स्वयं से अलगाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये भारतीय संविधान के 161 आर्टिकल में वर्णित है। ठीक है, तो राज्यपाल को क्षमा देने की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 161 में। वो राज्य विधि के तहत किसी अपराध में सजा प्राप्त व्यक्ति को वो क्षमादान कर सकता है या दंड को स्थगित कर सकता है। वो मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकता। चाहे किसी को राज्य विधि के तहत मौत की सजा मिली हो तो भी उसे राज्यपाल की बजाय राष्ट्रपति से क्षमा की याचना करनी होगी, कि लेकिन राज्यपाल इसे स्थगित कर सकता है या पुनर्विचार के लिए कह सकता है। तो भाई क्षमा देने की शक्ति राज्यपाल की है अनुच्छेद 161 में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो नाजीवाद जो है वो फ्रांस का है, बिल्कुल गलत। गिल्ड समाजवाद जर्मनी का है और फांसीवाद इटली का। तो फांसीवाद भाई इटली का है, लेकिन नाजीवाद है जर्मनी का। तो नाजीवाद जर्मनी का था, गिल्ड समाजवाद ब्रिटेन का है, फांसीवाद इटली का है और फेबियनवाद है ब्रिटेन का। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में शांति के लिए एकता प्रस्ताव किस वर्ष में अपनाया गया था? तो शांति के लिए एकता प्रस्ताव 1950 में अपनाया गया। 3 नवंबर 1950 को शांति के लिए एकता प्रस्ताव पारित किया गया। शांति के लिए एकता प्रस्ताव 1950 पारित होने से पूर्व संयुक्त राष्ट्र संघ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था सुरक्षा परिषद थी, लेकिन इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद सुरक्षा परिषद के स्वरूप में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ तथा इस प्रस्ताव ने महासभा को सुरक्षा परिषद से अधिक महत्वपूर्ण बना दिया। वर्तमान में महासभा का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इस प्रस्ताव के पारित होने से पूर्व संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माताओं का ये विचार था कि सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधानतः कार्यकारी अंग हो और महासभा एक वाद विवाद के मंच के रूप में कार्य करे। इसी को ध्यान में रखते हुए चार्टर के द्वारा सुरक्षा परिषद को बाध्यकारी शक्तियां प्रदान की गई और महासभा को केवल सिफारिश करने का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्याधिकारियों पर विचार कीजिए: कैबिनेट सचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो भैया मुख्य न्यायाधीश हमारे एकदम अलग है। अब बात है प्राथमिकता के आधार पर इनका सही क्रम क्या होगा। तो भारत का वरीयता क्रम एक प्रोटोकॉल सूची है जिस पर भारत के पदाधिकारी रखे जाते हैं। तो पहले आते हैं भारत के राष्ट्रपति, फिर भारत के उपराष्ट्रपति, तीसरे नंबर पे भारत के प्रधानमंत्री आएंगे, चौथे पर राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में आएंगे, पांचवें पे भारत के पूर्व राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति आते हैं, 6 नंबर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि लोकसभा अध्यक्ष आएंगे, 7 नंबर पर संघ के कैबिनेट मंत्री आएंगे, 8 नंबर पे आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त आएंगे, 9 नंबर पर आपको पता ही है राज्यसभा का सभापति आता है, लोकसभा के उपाध्यक्ष आते हैं, योजना आयोग के सदस्य आते हैं, राज्य के उप मुख्यमंत्री आते हैं, संघ के राज्य मंत्री आते हैं, भारत के अटॉर्नी जनरल, 10 पे कैबिनेट सचिव, नियंत्रक, मालिका परिषद, इस तरह से आते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द मॉडर्न स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द मॉडर्न स्टेट नामक पुस्तक के लेखक है R.M. मैकाइवर। कौन है? R.M. मैकाइवर है द मॉडर्न स्टेट नामक पुस्तक के लेखक। द मॉडर्न स्टेट 1926 में के लेखक हैं R.M. मैकाइवर। मैकाइवर की अन्य पुस्तकें हैं द वेब ऑफ गवर्नमेंट 1947, एलिमेंट ऑफ सोशल साइंस 1921। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही ऐतिहासिक कालानुक्रम बताइए। गोलमेज सम्मेलन, तो भाई 3 हुए थे, कौन सा पूछा जा रहा नहीं पता। भारत छोड़ो आंदोलन,
1942 में हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रचना 1885 में हुई। ठीक है, तो भारत छोड़ो 1942 में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रचना जो है वो 1885 में हुई थी। और साइमन कमीशन आपका 1928 में आया था। और गोलमेज सम्मेलन 3 हुए हैं, 1930 में हुआ, फिर 1901 फिर उसके बाद 1931 में हुआ है, और फिर 1932 में हुआ। अरे क्या हो रहा है, फिर 1932 में हुआ है। ठीक है, इतने हुए हैं। तो कालक्रम अगर हम बताएंगे तो सबसे पहले साइमन कमी नहीं, सबसे पहले ये आएगी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रचना आएगी 1 नंबर पे। फिर दूसरे नंबर पर आपका साइमन कमीशन आ जाएगा। तीसरे नंबर पे आपका गोलमेज सम्मेलन आना चाहिए, और चौथे नंबर पर भारत छोड़ो आंदोलन। अब आंसर देख लेते हैं क्या क्या सही है। तो यही सही है। कांग्रेस की रचना 1885 में हुई, साइमन कमीशन 1928 में आया, गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ठीक है, तो इसी हिसाब से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघ राज्य प्रशासनिक संबंध निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो ये है 256 से 263। संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 256 से 263 तक केंद्र और राज्य के बीच अनुच्छेद 256 से 263 तक केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या की गई। संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र राज्य विधायी संबंधों की चर्चा की गई, जबकि वित्तीय संबंध का उल्लेख भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 293 तक में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई और उसका अस्तित्व सदजीवन के लिए बना हुआ है। तो ये है अरस्तु का कथन। ठीक है, तो राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई और उसका अस्तित्व सदजीवन के लिए बना हुआ है, ये कथन अरस्तु का है। राज्य स्वाभाविक होने के साथ साथ मनुष्य के लिए आवश्यक भी है, और व्यक्ति के लिए राज्य का अस्तित्व उतना ही आवश्यक है जितना कि परिवार का। परिवार में व्यक्ति की कुछ भावनात्मक और कुछ आर्थिक आवश्यकताएं पूरी होती हैं। ग्राम इनके अतिरिक्त कुछ और आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, परंतु मनुष्य का पूर्ण बौद्धिक और नैतिक विकास राज्य में ही संभव है। इस प्रकार अरस्तु अपने निष्कर्ष पर पहुंचता है कि राज्य का उदय जीवन के लिए हुआ और सजीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। नेक्स्ट है, प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय दिया जाता है। तो प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय दिया जाता है ऑस्टिन को। संप्रभुता के वैधानिक सिद्धांत का सर्वोत्तम विश्लेषण जॉन ऑस्टिन ने 1832 में प्रकाशित अपनी पुस्तक लेक्चर ऑन ज्यूरिस प्रोड्यूस में किया है। पता नहीं, मैं ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही। वो मानता है कि राज्य एक कानूनी व्यवस्था है जिसमें एक सुनिश्चित अधिकार शक्ति का सर्वोच्च स्रोत होता है। ऑस्टिन हॉब्स और बेंथम के विचारों से बहुत अधिक प्रभावित था, और उसका विचार था कि उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश ही कानून होता है। ठीक है, लॉक को सीमित संप्रभुता का जनक कहा जाता है। बोंदा को राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र को बोंदा की सबसे बड़ी और विशिष्ट देन उसका संप्रभुता विषयक सिद्धांत है। संप्रभुता की परिभाषा बोंदा ने इन शब्दों में की, संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जो विधियों के द्वारा मर्यादित नहीं की जा सकती। जॉन ऑस्टिन 1790 से 1859 की प्रसिद्ध रचना लेक्चर ऑन ज्यूरिस प्रोड्यूस पता नहीं क्यों नहीं पढ़ पा रही थी, 1832 तथा फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका मत है कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है? तो मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, ये कथन है किसका? रूसो का। रूसो के अनुसार जो सामान्य इच्छा का पालन नहीं करेगा उसे पालन के लिए बाध्य किया जाएगा, अर्थात स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। इस सिद्धांत में स्वतंत्रता का विरोधाभास दिखाई देता है, जिसके कारण रूसो को फांसीवाद का दार्शनिक पिता कहा जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 रूसो की महत्वपूर्ण रचना है, जिसका प्रथम पंक्ति में लिखा है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। इस पुस्तक की अंतिम पंक्ति है, मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? तो भारत के संविधान का अभिरक्षक है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान का अभिरक्षक है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्या करता और अर्थ विवेचन करता है। ये संविधान में निहित प्रावधानों और तथा उसमें उपयोग की गई शब्दावली की भावना एवं निहितार्थ के विषय में अंतिम पाठ कथन प्रस्तुत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मताधिकार के लिए योग्यता का समर्थन किया? मताधिकार के लिए योग्यता का समर्थन जे.एस. मिल ने किया है। जे.एस. मिल 1806 से 1873 तक प्रतिनिधियात्मक शासन का समर्थन करता है और वो स्त्रियों सहित सभी व्यक्तियों को मताधिकार प्रदान करने के पक्ष में है, लेकिन उसका विचार है कि मतदाताओं में कुछ योग्यताएं अवश्य होनी चाहिए। मिल अनुभव करता है कि सभी व्यक्तियों के मत का मूल्य समान नहीं होता और अज्ञानी, मूर्ख एवं उदासीन प्रवृत्ति के व्यक्तियों की तुलना में बुद्धिमान, शिक्षित और उच्च गुणों वाले व्यक्तियों के मताधिकार की अधिक शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। मिल का कहना है कि मैं इस बात को नितांत अनुचित मानता हूं कि कोई व्यक्ति लिखने पढ़ने की योग्यता प्राप्त करने के पूर्व ही मतदान में भाग ले। मताधिकार को सार्वभौम बनाने के पूर्व सभी को शिक्षा प्रदान करना नितांत आवश्यक है। नेक्स्ट है, किसने लिखा है कि एक संतुष्ट सुअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट शुक्रात होना कहीं अच्छा है? तो ये कथन दिया हुआ है किसका? बेंथम। बेंथम के सुखों की मात्रात्मक समानता के विरुद्ध मिल ने कहा कि सभी सुखानुभूतियां उसी प्रकार एक समान नहीं होती जैसे सुकरात का असंतोष किसी शुअर यानी कि मूर्ख व्यक्ति के संतोष की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। प्रसन्नता और सुख में अंतर होता है। मिल के अनुसार सुखों में मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक अंतर भी होता है। अतः मिल का प्रसिद्ध कथन है, एक संतुष्ट सुअर की बजाय असंतुष्ट शुक्रात ज्यादा अच्छा है। महत्वपूर्ण तथ्य, जे.एस. मिल की कृतियां हैं सिस्टम ऑफ लॉजिक 1843, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1848, ऑन लिबर्टी 1859, कॉन्सिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट 1861, यूटिलिटेरियनिज्म 1863, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन 1869। जे.एस. मिल को प्रथम व्यक्तिवादी और अंतिम उपयोगितावादी विचारक कहा जाता है। जे.एस. मिल महिला मताधिकार और भारतीय मतदान का प्रबल समर्थक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने कहा था कि राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है? तो ये कहा था प्लेटो ने। ठीक है, तो प्लेटो व्यक्ति और राज्य में पिंड और ब्रह्मांड का संबंध स्वीकार करता है। इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति में जो गुण और विशेषताएं थोड़ी मात्रा में पाई जाती है वही विशाल रूप में राज्य में पाई जाती है। राज्य व्यक्ति की विशेषताओं का विराट रूप है। प्लेटो के अभिमत में राज्य किसी वृक्ष या चट्टान से नहीं परंतु उनमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से बनते हैं। मनुष्य के गुणों का अध्ययन उनसे निर्मित राज्यों के अध्ययन से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विचारक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य बुद्धि या तर्क वितर्क के बजाय भावनाओं से संचालित था? तो ये कथन है रूसो का। रूसो ने अपने लेख डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी 1755 में प्राकृतिक अवस्था के मानव का वर्णन करता है। प्राकृतिक अवस्था नागरिक समाज के उदय के पहले की स्थिति है। इस अवस्था में मनुष्य एक भद्र वन्य प्राणी था। न अच्छा न बुरा, न झगड़ा था, न सामूहिक जीवन, न भाषा थी, न कला, न विज्ञान, न मनुष्य सुखी था न दुखी। ये भद्र जंगली तर्क से दिशा निर्देशित न होकर दो मूल प्रवृत्तियों से निर्देशित होता था। पहला आत्म प्रेम, आत्म संरक्षण की मूल प्रवृत्ति, दूसरा सहानुभूति, दूसरों के प्रति उदारता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी जो किसी राज्य के विधान मंडल के द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किया जाए? तो ये है अनुच्छेद 243 का। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क में ये वर्णित है कि ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी जो किसी राज्य के विधानमंडल के द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किया जाएगा। 243 ख पंचायतों का गठन। ख एक, प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। ख 2, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अनधिक है। 243 ग पंचायतों की संरचना का वर्णन है और 243 घ स्थानों का आरक्षण है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? प्रधानमंत्री, वित्त आयोग का अध्यक्ष, केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री या राज्यों के मुख्यमंत्री? तो भाई यहाँ पे आपके प्रधानमंत्री
केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 में भारत सरकार के एक कार्यपालिकी संकल्प के द्वारा की गई थी, जिसकी अनुशंसा प्रथम पंचवर्षीय योजना में की गई। एनडीसी का गठन निम्नलिखित में से होता है। भारत का प्रधानमंत्री इसका प्रमुख होता है। समस्त संघीय कैबिनेट मंत्री 1967 से शामिल हुए। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं। सभी संघीय क्षेत्रों के मुख्यमंत्री और प्रशासक। 1 जनवरी 2016 को ये समाचार मिला कि मोदी सरकार ने राष्ट्रीय विकास परिषद को भंग करने या समाप्त करने और इसकी शक्तियों की नीति आयोग की शासी परिषद को आमंत्रित करने का निर्णय लिया, किंतु अभी तक इसे समाप्त करने के संबंध में कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ये किसका व्यक्तित्व है कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर विधि द्वारा अमर्यादित राज्य की सर्वोच्च शक्ति है? तो ये कथन किसका है भाई? ये कथन है जीन बोंदा के अनुसार सामाजिक जीवन के अन्य संगठनों की तुलना में राज्य का विशेष लक्षण उसकी संप्रभुता है। संप्रभुता की परिभाषा बोंदा ने इन शब्दों में की। संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर एक सर्वोच्च शक्ति है जो विधियों के द्वारा मर्यादित नहीं की जा सकती। इसका तात्पर्य है कि राज्य अपने नागरिकों और प्रजाजनों पर किसी प्रकार का कोई भी कानून बनाने का अधिकार रखता है। वो उन्हें मनचाहे आदेश दे सकता है और अपने प्रदेश में चाहे वैसी व्यवस्था कर सकता है। इन विषयों के संबंध में उस पर किसी कानून या नियम का प्रतिबंध नहीं है। उसकी इच्छा ही सबसे बड़ा कानून है और उसकी शक्ति सर्वोच्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? तो मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं अनुच्छेद 75 में। सरकार की संसदीय व्यवस्था की कार्यप्रणाली का मौलिक सिद्धांत उसके सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। अनुच्छेद 75 स्पष्ट रूप से कहता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका अर्थ है कि सभी मंत्रियों के उनके सभी कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति संयुक्त जिम्मेदारी होगी। नेक्स्ट है, किसने कहा कि कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज थी? तो ये बात कही है लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय 1865 से 1928 तक रहे। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक यंग इंडिया, जो कि 1916 में आई थी, में एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज बताया था। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 352 में भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया था? तो ये किया गया था 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, तो यदि भारत की अथवा उसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध और बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरा उत्पन्न हो गया हो तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा वास्तविक युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण अथवा सतत विद्रोह से पहले भी कर सकता है, यदि वो समझे कि इनका आसन्न खतरा है। प्रारंभ में संविधान ने राष्ट्रीय आपातकाल के तीसरे आधार के रूप में आंतरिक गड़बड़ी का प्रयोग किया था, किंतु ये शब्द बहुत ही अस्पष्ट और विस्तृत अनुमान वाला था। अतः 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को सशस्त्र विद्रोह शब्द से विस्थापित कर दिया गया। 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के तहत सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दलबदल के मामले में अयोग्य ठहराने की व्यवस्था है। 10वीं अनुसूची में इसमें संबंधित प्रावधान का विस्तार से उल्लेख किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दलबदल निषेध से संबंधित प्रावधान सन्निहित है? तो ये है 10वीं अनुसूची। 52वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इस अनुसूची में दलबदल विरोधी अधिनियम का उल्लेख किया गया, जिसके द्वारा विधायकों अथवा सांसदों को सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा दलबदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जा सकता है। दलबदल के आधार पर अयोग्यता के प्रश्न का निर्णय सदन के अध्यक्ष को लेना होता है और इसका निर्णय अंतिम होता है। ये कानून संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों पर लागू होता है। सूची से सूची 2 को मिलाना है। चलिए मिलाते हैं। तो हेगल तत्वशास्त्री हैं, ऑस्टिन न्यायिक हैं, मैकाइवर विवरणात्मक हैं और गार्नर आपके समाजशास्त्री हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं। हेगल है तत्वशास्त्री, ऑस्टिन न्यायिक है, मैकाइवर समाजशास्त्री और गार्नर विवरणात्मक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सब कुछ राज्य के भीतर, राज्य के बाहर कुछ नहीं है और राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं। ये कथन इंगित करता है एक
सर्वाधिकारवादी राज्य के बारे में। सर्वाधिकारवादी राज्य वो राज्य है जो राज्य की शक्ति को एक ही जगह केंद्रित करने में विश्वास करता है और लोगों के जीवन के सभी पक्षों पर पूर्ण या लगभग पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने का समर्थन करता है। सब कुछ राज्य के भीतर, राज्य के बाहर कुछ नहीं और राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं, सर्वाधिकारवादी राज्य का उदाहरण है। नेक्स्ट है, विद्वानों को उनके द्वारा व्यक्त विचारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो बहुत ज़्यादा ही इंग्लिश को छोटा कर लेते हैं, फिर सुमेलित करते हैं। देखो अभी भी नहीं आ रहा है पूरा, ये सेम ही सुमेलित होगा ना, 1 2 3 4, अच्छा ये सेम है, ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ लेते हैं। तो थ्रेसीमेकस न्याय शक्तिशाली के हित में है। बोंदा जो है वो अधिकतम शक्ति से डकैतों का समूह निर्मित हो सकता है, ना कि राज्य। टीएच ग्रीन, इच्छा ना कि शक्ति राज्य का आधार है। माउत से तुंग, शक्ति बंदूक की नली है, ठीक है, तो ये सेम टू सेम था। नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है भाई? तो नौकरशाही शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया है, एक सेकेंड, तो नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विंसेंट डी गोर्ने ने किया। नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1746 में एक फ्रांसीसी अर्थशास्त्री विंसेंट डी गोर्ने ने किया। उन्होंने कहा कि फ्रांस में हमारी एक बीमारी है जो हमें तबाह कर रही है। ये बीमारी ब्यूरोमेनिया कहलाती है। फ्रेंच में ब्यूरो का अर्थ है डेस्क। मैक्स वेबर जर्मन समाजशास्त्री हैं जिन्होंने नौकरशाही का व्यवस्थित अध्ययन किया। हर्बर्ट ए साइमन, इनका संबंध निर्णय निर्माण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा स्वतंत्रता अति शासन की विरोधी है? तो सीले ने कहा कि स्वतंत्रता अति शासन की विरोधी है। स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है या विरोधी है, ये कथन सीले का है। लॉक का कथन है कि स्वतंत्रता कानून के अतिरिक्त अन्य नियंत्रणों का अभाव है। लॉस्की का कहना है कि स्वतंत्रता उन सामाजिक दशाओं के ऊपर नियंत्रण का अभाव है जो कि आधुनिक सभ्यता में व्यक्ति के सुख के लिए अत्यंत आवश्यक है। हॉब्स के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों के अभाव से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए निम्न भारतीय अधिनियमों में किस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। इसने प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभक्त किया, हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था और इस कार्य में वो उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। दूसरी ओर आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध यानी कि यूनानी शब्द डोई आर्की से व्युत्पन्न शासन व्यवस्था कहा गया। द्वैध शासन का सिद्धांत सबसे पहले लियोनेल कार्टिस नामक अंग्रेज ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1963 में लोकपाल शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? तो ये किया है एलएम सिंघवी ने। तो लोकपाल यानी संस्था की आधिकारिक शुरुआत वर्ष 1809 में स्वीडन में हुई और भारत में संवैधानिक ओम्बुड्समैन का विचार सर्वप्रथम 1960 के दशक की शुरुआत में कानून मंत्री अशोक कुमार सेन ने संसद में प्रस्तुत किया था। 1963 में लोकपाल शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम प्रख्यात विधिवेत्ता डॉक्टर एलएम सिंघवी ने पेश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर राज्य की पहचान इस बात से होती है कि उसने किन अधिकारों को मान्यता दे रखी है। राज्य अधिकारों को जन्म नहीं देता बल्कि उन्हें मान्यता प्रदान करता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है हेरोल्ड जोसेफ लास्की का। अधिकार राज्य के अंतर्गत व्यक्ति को प्राप्त होने वाली ऐसी अनुकूल परिस्थितियां और अवसर है जिनसे उसे आत्मविकास में सहायता मिलती है। लास्की के अनुसार किसी भी राज्य की पहचान उन अधिकारों से होती है जिसकी वो रक्षा करता है। राज्य अधिकारों को जन्म नहीं देता बल्कि उन्हें मान्यता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीति है। ये परिभाषा किसने दी? ये परिभाषा दी है लासवेल ने। राजनीति विज्ञान अध्ययन का वो क्षेत्र है जो प्रमुख तथा शक्ति संबंधों का अध्ययन करता है। इन शक्ति संबंधों के कुछ प्रमुख रूप है, व्यक्तियों में परस्पर व्यक्ति और राज्य के मध्य शक्ति संबंध और राज्यों में परस्पर शक्ति संबंध। लासवेल ने इस परिभाषा को व्यापक रूप से ग्रहण किया। शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीति है और ये परिभाषा लासवेल ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद मंत्री परिषद के कार्यों पर इनके माध्यम से नियंत्रण स्थापित करती है। तो वो स्थापित करती है, अब इसमें कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो भाई वो स्थापित करती है स्थगन प्रस्ताव और प्रश्नकाल से, है ना। भारत की संसदीय प्रणाली की सरकार सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर आधारित है और इसका अर्थ है कि मंत्री अपनी नीतियों और कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी है। अतः भारतीय की
संसद पंचायत परिषद के कार्यों पर नियंत्रण निम्न माध्यमों के द्वारा करता है। स्थगन प्रस्ताव संसद में सार्वजनिक हित के अत्यावश्यक मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए इसको प्रस्तुत किया जाता है। इसको स्वीकार किए जाने के लिए 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। ठीक है। प्रश्नकाल संसदीय प्रश्न है। संसद की बैठक का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए रखा जाता है। इस समयावधि में सांसद प्रश्न पूछते हैं और आमतौर पर मंत्रीगण उत्तर देते हैं। प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं, तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना नोटिस। तारांकित प्रश्न वो होता है जिस पर तारक बना होता है। ये प्रश्न मौखिक उत्तर की मांग करता है, अतः इसके बाद पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न उपागमों में से किस एक उपागम को 2 मुख्य मांगे थी, प्रासंगिकता एवं कार्यवाही। तो ये थी उत्तर व्यवहारवाद। उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद का ही अगला चरण एक सुधार आंदोलन तथा नवीन दिशा का संकेत है। इसके 2 नारे हैं, प्रासंगिकता तथा कार्यवाही। ये व्यवहार वैज्ञानिकों से समाज तथा राजस्व की तत्कालिक समस्याओं, संकेतों और चुनौतियों का अध्ययन करने तथा उनके निदान ढूंढने की मांग करता है। इसका मूल मंतव्य है, सामाजिक शोध समाज की आवश्यकता के संदर्भ में प्रासंगिक तथा संगतिपूर्ण होनी चाहिए। ये उत्तर व्यवहारवाद राज वैज्ञानिकों के मूल निरपेक्ष या तटस्थ भाग से अलग रहकर अध्ययन कराने के बजाय स्वयं उनको समाज एवं राज्य व्यवस्था की रक्षार्थ आगे आने के लिए आह्वान करता है। उन्हें मानव मूल्यों की रक्षार्थ कमी करने की ओर प्रवृत्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति ने मानव जाति को 2 स्वामियों सुख और दुख की अधीनता में रखा है। ये विचार किसका है? तो ये विचार है बेंथम का। बेंथम के शब्दों में प्रकृति ने मानव को सुख दुख नामक 2 प्रभुत्वपूर्ण स्वामियों के शासन में रखा। हमें क्या करना चाहिए या हम क्या करें, ये केवल वे ही निश्चित कर सकते हैं। एक मनुष्य अपने शब्दों के द्वारा उनके शासन से बचने का दिखावा भले ही करे, किंतु वास्तव में वो सदैव उनके अधीन ही रहेगा। बेंथम को उपयोगितावाद का प्रवर्तक माना जाता है। बेंथम की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, फ्रैगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट 1776, इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन 1789। निम्नांकित व्यक्तित्वों पर ध्यान दीजिए। भारत संघ की कार्यपालिका शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित है या प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। तो इसमें से कौन सा सही है बताइए? इसमें से आपका ना तो पहला सही है ना तो दूसरा। ठीक है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख किया गया है, जिसके तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में, और उसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। भारत का सर्वोच्च सिविल अधिकारी कैबिनेट सचिव होता है, जो सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना समझौता पर हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? तो पूना समझौता पर हस्ताक्षरकर्ता थे गांधी और अंबेडकर। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर अंबेडकर और अन्य हिंदू नेताओं के प्रयत्न से स्वर्ण हिंदुओं और दलितों के मध्य एक समझौता किया गया। इस समझौते के अनुसार दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिया गया और व्यवस्थापिका सभा में अछूतों के स्थान हिंदू वर्ग के अंतर्गत ही सुरक्षित रखे गए। प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए 147 सीटें आवंटित की गई, जबकि सांप्रदायिक पंचायत में उन्हें 71 सीटें प्रदान करने का वचन दिया गया था। साथ ही ये वादा भी किया गया कि गैर मुस्लिमों निर्वाचन क्षेत्रों को आवंटित सीटों का एक निश्चित प्रतिशत दलित वर्गों के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को धारित और रक्षित करना ये प्रावधान है मूल कर्तव्यों में। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया और इसके तहत संविधान में एक नए भाग 4 को जोड़ा गया। इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को रखा गया था। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण रखें। 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार एक अंतर राज्य परिषद की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की जा सकती है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। संविधान का अनुच्छेद 263 केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से अंतर राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान करता है। इस संदर्भ में राष्ट्रपति को सार्वजनिक हित में ऐसी परिषद का गठन करने की शक्ति दी गई है और राष्ट्रपति
राष्ट्रपति ही परिषद के कार्यों, संगठन और प्रक्रिया को निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी डॉक्टर अंबेडकर की रचनाएं हैं? तो डॉक्टर अंबेडकर की चारों ही रचनाएं हैं। एनहिलेशन ऑफ कास्ट, थॉट ऑन पाकिस्तान, राणा डे, गांधी एंड जिन्ना, द बुद्धा एंड हिज धम्म। ठीक है, तो ये एनहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में आई, थॉट ऑन पाकिस्तान 1945 में, राणा डे, गांधी एंड जिन्ना 1943 में, द बुद्धा एंड हिज धम्म 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये किसका कथन है कि द्विसदनात्मक विधायिका ऐसी संसद है जो अपने ही विरुद्ध विभाजित होती है? तो ये कथन है गार्नर का। द्विसदनात्मक विधायिका ऐसी संसद है जो अपने ही विरुद्ध विभाजित होती है, ये कथन गार्नर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के आवश्यक तत्व हैं। तो भाई राज्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं बताओ? समुद्र तो नहीं होगा, डी। चलो देखो डी में क्या क्या लिखा हुआ था। तो भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। समुद्र पता नहीं कहाँ से बीच में आ गया। डॉक्टर गार्नर के अनुसार राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं। मनुष्यों का समुदाय, एक प्रदेश जिसमें वे स्थायी रूप से रहते हैं, आंतरिक संप्रभुता तथा बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्रता, और जनता की इच्छा को कार्य रूप में परिणित करने हेतु एक राजनीतिक संगठन। गौटिल के द्वारा भी इसी प्रकार का विचार व्यक्त किया गया। इन विद्वानों के द्वारा व्यक्त विचारों के आधार पर राज्य के आवश्यक तत्वों का वर्णन अग्रलिखित सरकार से किया जा सकता है। जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। सीले, हॉल, विलोबी व डिग्विट ने भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का एक सिद्धांतकार नहीं है? तो ये है E.W. नित्से, एलेक्स डी टॉकविले, जे रूसो तथा JS मिल लोकतंत्र के सिद्धांतकार हैं, जबकि फेडरिक निश्ते ने लोकतंत्र का सिद्धांत नहीं दिया। नित्से जर्मनी का दार्शनिक था। मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद एवं परिघटना मूलक चिंतन के विकास में नित्से की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण संप्रभुता का नहीं है? तो विभाज्यता जो है वो संप्रभुता का लक्षण नहीं है। पूर्णता, सार्वभौमिकता और अदेयता संप्रभुता के लक्षण है। प्रभुसत्ता के लक्षण, प्रभुसत्ता एक पूर्ण और असीम शक्ति है। राज्य के बाहर भी अपने राज्य के संदर्भ में उसे सर्वोच्च माना जाता है। सार्वभौमिकता, प्रभुसत्ता राज्य के भीतर सभी व्यक्तियों, संस्थाओं और अन्य वस्तुओं, किसी राज्य के भीतर गुजरती हुई विदेशी सेनाएं, व्यापारिक प्रतिनिधि और राजनयिक को राज्य के अधिकार क्षेत्र से प्राप्त उन्मुक्तियां आदि। अदेयता, राज्य स्वयं को नष्ट किए बिना प्रभुसत्ता को किसी दूसरे को नहीं सौंप सकता। प्रभुसत्ता को त्यागना आत्महत्या के समान है। स्थायित्व, प्रभुसत्ता उतनी ही स्थायी है जितना कि स्वयं राजा सरकारों के बदलते रहने पर भी प्रभुसत्ता राज्य की भांति स्थायी होती है, क्योंकि संप्रभुता के अंत का अर्थ है राज्य का अंत। विभाज्यता संप्रभुता का लक्षण नहीं है। नेक्स्ट है, अगर कांग्रेस विभाजन स्वीकार करती है तो ये मेरे मृतक शरीर पर से ही होगा। ये कथन किसका है? ये कथन है महात्मा गांधी का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 31वां अधिवेशन 1916 में लखनऊ में अंबिकाचरण मजूमदार की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, और यह अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसी अधिवेशन में हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ। गांधी जी ने सदैव विभाजन का विरोध किया एवं कहा कि अगर कांग्रेस विभाजन स्वीकार करती है तो ये मेरे मृतक शरीर पर से होगा। गांधी जी ने ब्रिटिश सत्ता के ऐसे सभी कदमों पर पुरजोर विरोध किया जो भारत को विभाजन की दिशा में ले जाते हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 1951 में नेहरू मंत्रिमंडल से हिंदू कोड बिल को लेकर त्यागपत्र दिया? तो ये दिया था भीमराव अंबेडकर ने। 1951 में बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल संसद में पेश किया, और इस बिल के अनुसार पुरुषों को एक से ज्यादा शादी करने पर प्रतिबंध लगाया गया, महिलाओं को तलाक लेने का अधिकार दिया गया और महिलाओं को पिता की संपत्ति में लड़कों के बराबर अधिकार दिया गया। संसद में इस बिल का विरोध हुआ। जब ये बिल संसद में पास नहीं हो पाया तो बाबा साहब ने नेहरू जी की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये व्यवस्था देता है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा में निर्देश देने की समुचित सुविधा प्रदान करना प्रत्येक राज्य का प्रयत्न होना चाहिए? तो ये है 350A। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350A प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करता है। प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा, और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा जो वो ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है। नेक्स्ट है, किसने कहा समानता की अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ की गई है? तो ये कहा है
लॉर्ड एक्टन ने। समानता के संदर्भ में एक्टन का कथन है कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई। एक्टन, डी टॉकविले, फ्रीडमैन, मिचेल्स और पैरेटो स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी मानते हैं। लास्की के शब्दों में स्वतंत्रता समानता के बिना एक सीमित गुंबद या सुराख के समान होगी और समानता स्वतंत्रता के बिना अर्थहीन होगी। नेक्स्ट है, वैध संप्रभु वो निश्चित सत्ता है जो राज्य के सर्वोच्च आदेशों को वैध रूप में व्यक्त कर सके। वो सत्ता जो दैवीय कानून, नैतिक सिद्धांतों तथा जनमत की अपेक्षा कर सके। ये परिभाषा किसने दी? ये परिभाषा गार्नर ने दी है। गार्नर के अनुसार वैध संप्रभु वो निश्चित सत्ता है जो राज्य के सर्वोच्च आदेशों को वैध रूप में व्यक्त कर सके। वो सत्ता जो दैवीय कानून, नैतिक सिद्धांतों तथा जनमत की उपेक्षा कर सके। गिलक्राइस के अनुसार राजनीतिक संप्रभुता किसी राज्य में उन प्रभावों का समग्र योग है जो कानून के पीछे होते हैं। नेक्स्ट है, किसके अनुसार आक्रामक राष्ट्रवाद के 4 प्रमुख तत्व थे? स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा तथा निष्क्रिय प्रतिरोध। तो ये है बाल गंगाधर तिलक। तिलक का राष्ट्रवाद आक्रामक था और भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में उन्हें उग्रवादी राष्ट्रीयता का अग्रदूत माना जाता है। 1899 से 1904 के बीच में तिलक को सक्रिय राजनीतिक आंदोलन चलाने का आवश्यक अवसर न मिल सका क्योंकि उस समय उनके अनुयायियों की संख्या कम थी। 1905 में बंगाल विभाजन के अवसर पर तिलक को उग्र राष्ट्रवाद का बिगुल फूंकने का स्वर्ण अवसर मिला। तिलक की राजनीतिक प्रतिभा के परिणाम स्वरूप ही बंग भंग विरोधी आंदोलन स्वराज आंदोलन में परिवर्तित होने लगा। इस स्वराज आंदोलन के 4 तरीके थे: स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति, निष्क्रिय प्रतिरोध। भारत में रह रहा एक ब्रिटिश नागरिक किसी अधिकार का दावा नहीं कर सकता। तो ये किसका नहीं कर सकता? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का, विधि के समक्ष समानता का, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा का, या धर्म की स्वतंत्रता का। तो भैया ये जो है ए का नहीं कर सकते, यानी कि संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का विवरण है और इसके अंतर्गत कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को नहीं। तो धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अनुच्छेद 19 में उल्लिखित स्वतंत्रता के 6 मौलिक अधिकारों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण, शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की संचित निधि से धन निकासी का प्राधिकार प्राप्त होता है। तो भैया ये प्राप्त होता है भारत की संसद से। भारत की संचित निधि का उल्लेख अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत किया गया है और ये एक ऐसी निधि है जिसमें से सभी प्राप्तियां उधार ली जाती है और भुगतान जमा किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत सरकार के द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राजकोष विधेयकों, ऋणों, आथोपात अग्रिमों को जारी केंद्र सरकार के द्वारा लिए गए सभी ऋणों की पुनर्दगाई में सरकार द्वारा प्राप्त धनराशि भारत की संचित निधि का भाग होगी। भारत सरकार की ओर से विधिक प्राधिकृत सभी भुगतान इसी निधि में से किए जाएंगे। इस निधि में से किसी भी धन को संसदीय विधि के सिवाय विनियोजित, जारी या निकाली नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये किसने लिखा कि हॉब्स की प्राकृतिक दशा का दैत्य मनुष्य कभी भी नहीं हो सकता? तो ये स्पिनोजा का कहना है। हॉब्स की प्राकृतिक दशा का दैत्य मनुष्य कभी नहीं हो सकता, ये कथन स्पिनोजा का है। हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था समाज पूर्व भी है तथा राज्य पूर्व भी। हॉब्स के द्वारा वर्णित इस अवस्था में न समाज है और न ही राज्य है। नेक्स्ट है, कौन सा संसद की सबसे बड़ी समिति है? तो संसद की सबसे बड़ी समिति है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति है। इसमें 30 सदस्य शामिल होते हैं जो लोकसभा के सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता। इन सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। ये समिति संसद के माध्यम से सरकार के द्वारा प्राप्त किए गए धन के व्ययों के अनुमान की जाँच पड़ताल करती है। ये स्थायी मितव्ययिता समिति के रूप में काम करती है और इसके आलोचना या सुझाव सरकारी फिजूल खर्ची पर रोक लगाने का काम करते हैं। नोट, मंत्री इस समिति के सदस्य नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। चलो तो सूची 1 से सूची 2 को मिलाते हैं। तो बिपिन चंद्र पाल की है द सोल ऑफ इंडिया, भीमराव अंबेडकर की है थॉट्स ऑन एम.के. गांधी की है द स्वराज, बी.जी. तिलक की है गीता रहस्य। ठीक है। विपिन चंद्र पाल द सोल ऑफ इंडिया, भीमराव अंबेडकर थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस, एम.के. गांधी हिंद स्वराज और बी.जी. तिलक की है गीता रेक्स। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट हो गया यहाँ पे फिनिश।
तो इसी के साथ ही हमारा ये वाला 2021 का जो पेपर है वो सॉल्व कर चुके हैं। अब हम 2016 का पेपर कल सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। और थोड़ा सा लंबा हो गया है क्योंकि पॉलिटिकल साइंस जो है उसमें डिस्क्रिप्शन जो है वो बहुत ही लंबा है, और जो थिंकर्स हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा ही मतलब डिस्क्राइब करके चीज़ें दी हुई हैं। तो थोड़ा सा ये वाला जो हमारा ये मॉर्निंग का पॉलिटी का जो हमारा वीडियो है ये थोड़ा सा लंबा होने वाला है हिस्ट्री की अपेक्षा, क्योंकि थोड़ा सा थिंकर्स में ज़्यादा हमें टाइम लगता है। तो अब हम कल करेंगे ये वाला 2016 का पेपर करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल, अपने इस वाले सॉल्व करेंगे 2016 के पेपर को। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दिया करिए। और क्या बोलूँ अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। और थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैंने कराया है क्योंकि बीच में मुझे भी थोड़ी सी बोरियत होने लगी थी, क्योंकि थिंकर वाला जो पार्ट है ना मुझे ना ये लास्ट वाले क्वेश्चन में बड़ी मज़ा आती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन होते हैं, संविधान वाले। लेकिन ये जो थिंकर वाले हैं मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा बोरियत है। मुझे भी थिंकर्स नहीं ज़्यादा वो समझ आते हैं, लेकिन क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं कल, सॉल्व करते जाएंगे तो क्वेश्चन बार बार लगाएंगे ना तो लर्न भी हो जाएंगे, तो थिंकर्स भी लर्न ही हो जाएंगे, है ना। चलिए अभी टाइम है 1 महीने का, फटाफट से बस सॉल्व करते जाते हैं। जितने ज़्यादा पेपर लगाएंगे उतने ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं रिपीट होंगे, तो लर्न भी होते जाएंगे, ठीक है, दिमाग में बैठती जाएगी चीज़। चलिए मिलते हैं कल, बाय बाय।